अरुण जी, अब थोड़ी सी बात राजनीति की भी कर लेते हैं। आप मैंने शुरुआत ही यहाँ से की थी कि आप इतने बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, तो अरुण जी कब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में कब आप देख सकते हैं हम आपको कि अब आप भी राजनीति में आ रहे हैं? कोशिश तो आपने की होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं की। इस बात को कितना क्रेडिट देते हैं? आज आप जिस स्थान पर बैठे हैं, आप आईपीएल चेयरमैन हैं। देखिए, इससे इतनी बड़ी प्रीमियर लीग है जिसको पूरा विश्व देखता है, उसके चेयरमैन, उस पर सबकी नज़रें रहती हैं। आप आज बहुत बड़े ओहदे पे हैं और उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि यू गिव दैट क्रेडिट टू धूमल साहब एंड अनुराग ठाकुर? अगर वो इसमें नहीं होते तो आप यहाँ पहुँच पाते? हिमाचल क्रिकेट में जो वुमेन क्रिकेट है और मेन क्रिकेट है, इसके बारे में बस आपका क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो हमारे दर्शकों से आप साझा कर लें। हमारा टूरिज्म, हम कहते हैं कि पर्यटन नगरी है, लेकिन हमारा टूरिज्म कॉरपोरेशन घाटे में होता था। उसके चेयरमैन, उस पर सबकी नज़रें रहती हैं। आप आज बहुत बड़े ओहदे पे हैं और उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि यू गिव दैट क्रेडिट टू धूमल साहब एंड अनुराग ठाकुर? कि यहाँ से पार्टी के लोग यहाँ चले गए, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? हमारे प्रदेश की राजनीति में वो था नहीं। तो मैं मानता हूँ हर किसी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होना ज़रूरी नहीं है। यू शुड नो पॉलिटिक्स, यू शुड नो योर पॉलिटिशियन। राजनीति में जो गिरावट मैं मानता हूँ आज आई है, जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि जब तक तो राजतंत्र था, यथा राजा तथा प्रजा। लोकतंत्र है तो यथा प्रजा तथा राजा। कल्पना कीजिए कि आप 5-10 सेकंड की आज अगर ऐड हिमाचल टूरिज्म ने दिखानी हो तो लाखों रुपया खर्च होता है, और यहाँ आपके पूरे दिन के ओडीआई मैच, फिर 5 दिन का टेस्ट मैच, आपके T20 मैचेस, कितने घंटों भर आप पूरे विश्व को आप इस प्रदेश की खूबसूरती और स्टेडियम की खूबसूरती दिखा पाते हैं कि लगभग 3000 पर्यटक रोज ऑन अ डेली बेसिस का फुटफॉल है धर्मशाला स्टेडियम में, जो केवल देखने आते हैं, केवल स्टेडियम को देखने आते हैं। लेकिन तभी मैं चाहता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक बीसीसीआई लगभग 2500 मैच एक साल में करवाता है। द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मुनीश सूद। आज मैं धर्मशाला में हूँ और आज मेरे साथ मौजूद हैं अरुण सिंह धूमल। ये आईपीएल चेयरमैन हैं, जैसा आप सब लोग जानते ही हैं। तो इनसे आज आईपीएल से रिलेटेड बातें करेंगे, कुछ पॉलिटिक्स की बात करेंगे और आपको काफ़ी हम जानकारी देंगे कि आईपीएल में आगे देश भर में क्या हो रहा है। अरुण जी, देखा गया है कि आप बड़ी लो प्रोफाइल रखते हैं, हालांकि आप ऐसे परिवार से हैं जिसका हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वहाँ पे अरुण धूमल का नाम नहीं आता है और बड़े कम लोग हैं। अब देखिए ना, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति ही है, मैं भी आपसे अभी दूसरी तीसरी बार ही मिल रहा हूँ, आप इतनी लो प्रोफाइल क्यों रखते हैं? वैसे देखिए, नाम होना बड़ी बात नहीं, आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं वो अपना संकल्प होना चाहिए, उस तरीके से चलना चाहिए। और मैंने जीवन में मेरा नाम बड़ा हो या परिवार का नाम बड़ा हो, उस पर कभी फोकस ही नहीं किया। जो मेरे को दायित्व दिया जाए, जिम्मेवारी दी जाए, उस पर मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ, मेरा हमेशा यही प्रयास रहा। हमारे दर्शक जानते हैं कि आज जो क्रिकेट जो हिमाचल प्रदेश में अगर इतना विश्व में अगर कोई नाम हुआ है, उसके पीछे आपका बहुत बड़ा रोल है। थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन में हमारे दर्शकों को दें। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत कम सुना है आपको। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि HPCA की जब बात करें या हिमाचल में क्रिकेट की बात करें, तो जो भी यहाँ पर काम हुआ है उसके लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेवार है, जिनका नाम है श्री अनुराग सिंह ठाकुर। 25 साल की उम्र में जब उनको जिम्मेवारी मिली HPCA का अध्यक्ष बनने की, और जो तब स्थिति थी यहाँ पर हिमाचल में क्रिकेट की, फंड्स के नाम पे कोई पोजीशन नहीं थी, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर कुछ भी नहीं था। लेकिन अनुराग जी क्योंकि इंडिया अंडर 19 के लिए भी खेले, नॉर्थ जोन के वो कप्तान भी थे, रणजी की पंजाब की टीम में उनका चयन हुआ था, फिर हिमाचल से वो खेले। उनका उद्देश्य ये था, क्योंकि धूमल जी राजनीति में चले गए थे और उनको कम उम्र में, मैं इंजीनियरिंग करने चला गया तो उनको बिज़नेस में ज्वाइन करना पड़ा, इसलिए उनको क्रिकेट छोड़नी पड़ी। लेकिन उनका जिस तरह की प्रतिभा उनके पास थी और जैसा वो खेलते थे, और अंडर 19 इंडिया टीम में आना, मतलब यू वर प्रॉब्ली लुकिंग एट नॉकिंग एट इंडिया डोर्स 3-4 साल के बाद। लेकिन उनको 21 साल की उम्र में वो सब छोड़ के बिज़नेस ज्वाइन करना पड़ा। और जब भगवान ने ये मौका दिया HPCA का अध्यक्ष पद प्राप्त करने का, उन्होंने संकल्प ये था कि अगर मैं नहीं खेल पाया तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि हिमाचल के युवा ज़रूर देश के लिए खेलें।
उस संकल्प के साथ उन्होंने उस कम उम्र में जब ये पदभार संभाला और क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया, चाहे धर्मशाला स्टेडियम की आप बात करें, इमतर के स्टेडियम की बात करें, बिलासपुर का जो स्टेडियम बनाया, आपने शिमला में जुबल कोटखाई में बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया है, ऊना में स्टेडियम का निर्माण हुआ, अकेडमीज़ प्रदेश के कोने कोने में चल रही है। वो संकल्प यही था कि प्रदेश की जो प्रतिभा है क्रिकेट में उसको उभारा जा सके, तैयार किया जा सके, ताकि वो प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन कर सके। मुझे जब जिम्मेवारी मिली बीसीसीआई में ट्रेजरर की और आईपीएल के चेयरमैन की, हमारा यही था प्रयास के, क्योंकि इस विश्व का सबसे खूबसूरत स्टेडियम अनुराग जी ने बता के दिया है, तो उसमें कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मैचों का आयोजन करवा सकें, ताकि इस स्टेडियम की खूबसूरती का पूरे विश्व में दर्शन हो सके। आप उसके बाद फैंस भी आए। पूरे विश्व में आज माना जा रहा है कि धर्मशाला का स्टेडियम विश्व का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है। बहुत मुश्किल था वर्ल्ड कप के 5 मैचेस को यहाँ पर करवाना, क्योंकि छोटा स्टेडियम है, यहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, लेकिन वो भी हमने संकल्प लिया, वो हुआ। और उसके बाद और ज़्यादा पूरे विश्व में इस स्टेडियम का नाम हुआ। वही कारण रहा होगा, टेस्ट मैच में लोग नॉर्मली मानते हैं कि बहुत बोरिंग होता है, इतना ज़्यादा आकर्षण नहीं होता है, लेकिन जब इंडिया और इंग्लैंड का भी टेस्ट मैच हुआ, लगभग 7000 पर्यटक यूके से, जो ब्रिटिशर्स थे वो इस टेस्ट मैच के लिए आए थे। 5 मैच की सीरीज़ थी, लेकिन केवल धर्मशाला के लिए इतनी ज़्यादा तादाद में कभी विदेशी जो फैंस थे वो आए थे। और जो भी उनके सोशल मीडिया अगर आप पेज फॉलो करते हो तो देखें तो बहुत ज़्यादा उससे वाइड पब्लिसिटी और एक्सपोजर इस स्टेडियम को मिला। और जैसे अब मैच होते हैं वैसे ही उससे ज़्यादा आकर्षण मिल रहा है। आप कल्पना कीजिए कि आप 5-10 सेकंड की आज अगर ऐड हिमाचल टूरिज्म ने दिखानी हो तो लाखों रुपया खर्च होता है, और यहाँ आपके पूरे दिन के ओडीआई मैच, फिर 5 दिन का टेस्ट मैच, आपके T20 मैचेस, कितने घंटों भर आप पूरे विश्व को आप इस प्रदेश की खूबसूरती और स्टेडियम की खूबसूरती दिखा पाते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा फीडबैक यहाँ के लोकल जो पर्यटक कारोबार से जुड़े हैं, होटल एसोसिएशन, बाकी होटेलियर्स, उन्होंने बताया कि आपने जो अक्टूबर में करवाया, कोविड के बाद मतलब जो मंदी थी हमारे रोज़गार में और पूरे साल का जो बिज़नेस नहीं होता था वो हमने 1 महीने में किया। और वैसा ही टेस्ट मैच के दौरान भी आप किसी भी गली कोने में धर्मशाला के गुजरते तो आपको अंग्रेज़ ही अंग्रेज़ दिखते थे। तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है इस प्रदेश की इकॉनमी के लिए, इस प्रदेश के पर्यटन। अरुण जी, अब बात ऐसा हो गया ना कि ये आपकी बात सारी सही है, लेकिन बाकी जगहों से जो आवाज़ आने शुरू हुई है वो ये है कि धर्मशाला जो था वो उसमें टूरिज़्म इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बाकी इलाके खाली हो गए हैं। अब इस तरह का स्टेडियम आपको 2 या 3 या 4 पूरे हिमाचल में कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। जो सपने आपने धर्मशाला को दिखा दिए हैं, उन सपनों को आज पूरा हिमाचल भी देखना चाह रहा है ना, तो वहाँ पे कब ला रहे हैं आप इस तरह के स्टेडियम्स? मानता हूँ प्रदेश बहुत खूबसूरत है, हर जगह पे हम बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम मैदान बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है कि लैंड होल्डिंग्स इतनी छोटी हैं कि आपको जब 15-20 एकड़ लैंड इकट्ठी करनी होती हो, मतलब 200 कनाल अगर आपको लैंड इकट्ठी करनी हो, अगर तो एचपीसी अपने तौर पर जाएगी या कोई और व्यक्ति जाएगा तो उसको 200-300 लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। किसी के पास 2 कनाल होंगे, किसी के पास 4 होंगे, किसी के पास शायद आधा ही कनाल हो, किसी का कहीं होगा, तो लैंड कंसोलिडेट करना ही बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारा हर बार यही सभी सरकारों से प्रयास रहा कि आप हमें भूमि प्रदान कीजिए ताकि हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकें। तो प्रॉब्लम ये है कि वो सरकार से जो पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। जब तक हमें भूमि उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी हम कैसे स्टेडियम बनाएंगे और या कैसे ग्राउंड बनाएंगे। उसके बाद इंटरनेशनल गेम हमें इसलिए नहीं मिल पाती थी क्योंकि यहाँ पर कोई होटल नहीं था जिसमें 30-35 से ज़्यादा कमरे हों। तो जब भी आईसीसी की टीम इंस्पेक्शन के लिए आती थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो कहते थे टीम आ जाएगी तो ठहरेगी क्या। इनिशियल तो हमें ये होता था हेलीकॉप्टर में प्लेयर्स को लाना पड़ता क्योंकि फ़्लाइट्स भी ऐसी नहीं थी। लेकिन इस जो एक्सपोजर धर्मशाला स्टेडियम का पूरे देश विदेश में हुआ उसके कारण जो टूरिज़्म बढ़ा, आज लगभग 5-6 फ़्लाइट्स यहाँ पर रेगुलर धर्मशाला में आ रही है, शिमला में एक आ रही है, कुल्लू में एक आ रही है। और मानता हूँ उसका जो श्रेय है वो इस स्टेडियम को जाता भी है। सरकार ज़मीन उपलब्ध करवाएगी तो हमारा प्रयास तो अनुराग जी ने तो तब भी कहा था मैं हर ज़िले में एक बहुत अच्छा खेल मैदान करना चाहूँगा। इंटरनेशनल गेम तो क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल के प्रदेश के हर कोने में हो। धर्मशाला इस्टेब्लिश हो गया तो वहीं हो गए, क्योंकि लगभग 30-35 स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है। अब लगभग हर किसी ने अपना स्टेडियम बनाया है और बाय रोटेशन आपको मैच मिलना है।
तो आपके मैच की बारी हम अभी प्रयासों से कर रहे हैं, लेकिन साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बारी आएगी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सस्टेन नहीं कर पाएँ। वो वाइट एलिफेंट बन जाता है, बिकॉज अगर आपको गेम नहीं मिलेगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे। जैसा हाल आपका सरकारी जो आपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी चीज़ों का देखा है वैसा ही रहेगा। तो इसको सेल्फ सस्टेनेबल मॉडेबल बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा धर्मशाला स्टेडियम में हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। हमने फसाड लाइटिंग की, एलईडी लाइटिंग की, लैंडस्केपिंग पे काम करते हैं हम, और फैसिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, क्योंकि लगभग 3000 पर्यटक रोज़ ऑन अ डेली बेसिस का फुटफॉल है धर्मशाला स्टेडियम में, जो केवल देखने आते हैं, केवल स्टेडियम को देखने आते हैं। लेकिन तभी मैं चाहता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक बीसीसीआई लगभग 2500 मैच एक साल में करवाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि और ज़्यादा खेल मैदान बने। 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, सबसे युवा राष्ट्र आज भारत है, और सबसे लोकप्रिय खेल यहाँ पर क्रिकेट है। बहुत ज़रूरी है आपके फिटनेस के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के लिए कि आपके बच्चे किसी न किसी स्पोर्ट से जुड़े। जो हाल हमने नशों का भी देखा है आज हो रहा है युवा पीढ़ी के साथ, बहुत ज़रूरी है कि वो पॉजिटिवली अपनी एनर्जी को एक स्पोर्ट्स फील्ड में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में एंगेज करें। हमारा टूरिज़्म, हम कहते हैं कि पर्यटन नगरी है, लेकिन हमारा टूरिज़्म कॉरपोरेशन घाटे में होता था, लेकिन हम लगभग 40-45 लाख रुपए की लीज़ सरकार को देते थे। मैं मानता हूँ टूरिज़्म के ही कई लोगों का वो जो आपकी महीने की इनकम होती है वो वहाँ से जाती है। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि पर्यटन को किस दिशा में लेके जाना है। अगर आप सोचें कि आप सरकारी बनाएंगे होटल और उनको चला पाएंगे, तो हमने देखा है वो हाल क्या हुआ है। तो अगर पर्यटन के रूप में आपको इस हिमाचल प्रदेश को विकसित करना है, तो आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि क्या आप टी टूरिज़्म में क्या कर सकते हैं, क्या आप एप्पल टूरिज़्म में क्या कर सकते हैं, क्या आप वाटर टूरिज़्म में कर सकते हैं, क्या आप स्नो टूरिज़्म में कर सकते हैं। जब तक आप ये सोच करके एक रोड मैप नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। स्पोर्ट्स टूरिज़्म का हमने एक एग्जांपल सेट किया है। मैं मानता हूँ इसी को रेप्लिकेट करके हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। अरुण जी देखिए, आप आईपीएल के चेयरमैन हैं, दुनिया आपको जानती है, दुनिया आपको देखती है, तो और इसमें काफ़ी ग्लैमर, ग्लेट सब कुछ है। बॉलीवुड भी आपने इन्वॉल्व करके रखा है। आज ये 15,700 करोड़ का बिजनेस इसमें हो रहा है। इसका फ्यूचर को कैसे देखते हैं आप भारत के लिए? मैं मानता हूँ बहुत अच्छी दिशा में आईपीएल आगे बढ़ रहा है। अगर आप पिछले 15-16 साल में इसकी ग्रोथ देखें, जब इनिशियली 2008-9 में आईपीएल शुरू हुआ तो एक टीम लगभग 300 से 400 करोड़ के बीच में बिकी थी। अभी जो लास्ट 2 टीम हमने दी है, एक 5,500 करोड़ की गई है, एक लगभग 7200 करोड़ में गई है। आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आज आईपीएल केवल 15-16 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग है, सेकंड बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो कुछ ही दशकों पहले वनडे में होता था कि 250 स्कोर हो गया तो बहुत अच्छा होता था। सचिन तेंदुलकर ने पहली डबल सैकड़ा तक मारा, कितने साल क्रिकेट खेल के मारा, उसके बाद कितने लोगों ने मार दिया, किसी को याद ही नहीं है। लेकिन T20 और आईपीएल ने एक नई ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स और एक नया जज्बा पैदा किया है। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि क्योंकि इस वजह से इतना पूल ऑफ प्लेयर्स इस गेम के साथ जुड़ा है कि अब आज हम जिस बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हमारे कई प्लेयर इंजर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गेम्स भी आज खेलने हैं। आपको T20 खेलना है, आपको ODI खेलना है, आपको टेस्ट क्रिकेट भी खेलना है, आपको ICC इवेंट्स में भी जाना है, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना है। तो डेफिनेटली आप जब इतना ज़्यादा क्रिकेट खेलोगे तो इंजरी प्रोन हो जाते हो। लेकिन फिर भी कई प्लेयर्स एक्सेप्शन है। विराट कोहली आप देखिए, जो फिटनेस का उन्होंने एक लेवल अचीव किया है, उससे हमारी पूरी टीम में जो एक मैसेज गया कि इफ़ माई लीडर इज फिट आई हैव टू बी फिटर देन हिम। अब ये जो वुमेन प्रीमियर लीग है, इसको इतनी तवज्जो नहीं मिल पा रही है, इसके लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? नहीं, इस आप अगर पिछली बारी और इस बार का फिगर देखें तो इसकी जो व्यूअरशिप है इट हैज़ ग्रोन मैनी फोल्ड। आप स्टेडियम में जाइए तो स्टेडियम्स आर पैक्ड। और मैं बेंगलोर में मैच देखने गया था, और पिछली बार जब फाइनल बॉम्बे में भी था, यू कुड मेक आउट कि मेंस का गेम हो रहा है कि वेमेन का गेम हो रहा है। इट वाज ऑल पैक्ड। और जिस तरीके का वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था, मैं तो चाहूँगा कि आप जब अगले साल का हो तो एक बार देखें, आपको पता चलेगा। अब यू कांट इवन फिगर आउट कि लड़कों का मैच चल रहा है, लड़कियों का चल रहा है,
जिस तरीके का फ़ैन एंगेजमेंट वहाँ पे हो रहा है और जिस तरीके से व्यूअरशिप हमारी बड़ी है, और WPL तो विमेन लीग्स में भी टॉप पे है अभी इन टर्म्स ऑफ मीडिया वैल्यूएशन दैट इट हैज़ गॉट एंड काइंड ऑफ एंगेजमेंट इट हैज़ गॉट। तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा फ्यूचर में देख रहा हूँ लड़कियों के लिए भी जो खेलना चाहती हैं क्रिकेट। हमने देखा जैसे ही WPL हमने लास्ट ईयर शुरू किया और इस एडिशन के बाद जितनी भी हमने एकेडमीज़ खोली हैं देश भर में या प्रदेश भर में, एक नया इन्फ्लक्स ऑफ गर्ल्स का है। पेरेंट्स सब चाहते हैं कि हमारी लड़कियाँ भी क्रिकेट खेलें। अच्छा, IPL में मैं जानना चाह रहा था आपसे, ये जो कैपिंग सिस्टम है ये मेरे ख्याल 50 करोड़ है आज जो कंपनीज हायर करती हैं, उनका ये कैपिंग सिस्टम कोई रिमूव होगा? जैसे अगर आप बाहर की जितनी प्रीमियर लीग्स देखते हैं वहाँ कोई कैपिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपका इंडिया में आपने कैप सिस्टम रखा है, मेरी जानकारी सही है क्या? नहीं, वो है, वो आपको रखना भी पड़ता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द टीम्स। तो आपको प्लेयर पे भी कैप करना पड़ेगा और टोटल भी कैप करना पड़ेगा। उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपके अनकैप्ड प्लेयर हैं जो कहीं इंडिया तो खेले नहीं, लेकिन वो सीधे जाके IPL में कोई 6 करोड़ में हो रहा है, कोई 8 करोड़ में हो रहा है, कोई 10 करोड़ में हो रहा है। तो उसका फोकस फिर कई बार ये होता है कि मैं अपनी स्टेट के टीम के लिए ना खेलूँ या मैं देश के लिए ना खेलूँ, मैं शायद वहीं के लिए हूँ। तो ये भी हमने कई जगह स्टेट एसोसिएशन से ऐसी भी फीडबैक आती है कि मतलब एक लिमिट तक इसको करना चाहिए ताकि उनको जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है वो कवर हो, दे शुड अर्न गुड मनी, लेकिन ऐसा ना हो कि उनका इंटरेस्ट बाकी चीज़ों से हट जाए। और IPL की रीच कहाँ तक है वर्ल्ड में? कितनी कंट्रीज में रीच है आपकी? ऑल ओवर। जब हम मीडिया राइट्स बेचते हैं तो पूरे वर्ल्ड ओवर के बेचते हैं, उसमें डिफरेंट सेक्स में आते हैं। जैसे आपका US के राइट किसी कंपनी ने लिए होंगे, इंग्लैंड के किसी ने लिए होंगे या ऑस्ट्रेलिया के किसी ने लिए होंगे, मिडल ईस्ट, हाँ। तो ऐसे 4-5 कैटेगरी में इट हैज़ रीच ऑल अक्रॉस द ग्लोब। मेरे को कई बार मैच हो रहा होता है तो वहाँ तो अर्ली मॉर्निंग होती है US में या वेस्ट इंडीज़ में। कभी मैं मैच देखने गया तो जो मेरे साथ थे टीम में, गाड़ी चला रहे थे वहाँ के एसोसिएशन के लोग या और जो लोग थे, वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मैंने आज मैच देखा तो सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा खेला, श्रेयस अय्यर। तो मुझे लगता है कि यार हाँ, अर्ली मॉर्निंग भी ऐसा क्रेज़ है और IPL का कि लोग वहाँ देखते हैं। और आप देख रहे होंगे कि अभी इस बार का तो T20 वर्ल्ड कप US में होने जा रहा है और वेस्ट इंडीज़ में होने जा रहा है। मैं उसी बात पे आ रहा था, ये जो 2020 वर्ल्ड कप इसमें US में हो रहा है, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ICC करवा रहा है ना इसको? ICC करवा रहा है। इसमें वेस्ट इंडीज़ प्राइमरली होस्ट है इसका। तो क्योंकि वेस्ट इंडीज़ अकेले नहीं कर पाता तो उन्होंने US को भी साथ में इन्वॉल्व किया। तो कुछ गेम्स US में होंगी इनिशियल वाली, और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में गेम होंगी। अरुण जी, अब थोड़ी सी बात राजनीति की भी कर लेते हैं। आप मैंने शुरुआत ही यहाँ से की थी कि आप इतने बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, तो अरुण जी कब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? एक्टिव पॉलिटिक्स में कब आप देख सकते हैं हम आपको कि अब आप भी राजनीति में आ रहे हैं? कोशिश तो आपने की होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं की। देखिए, मैं तो 1996-98 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। लोग आपको जानते क्यों नहीं? मैं धूमल जी का चुनाव भी देखता था, उनका इलेक्शन एजेंट भी रहा, उनका कवरिंग कैंडिडेट भी रहा। जब उन्होंने चुनाव लड़े, फिर अनुराग जी इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके चुनाव की भी जिम्मेवारी वहाँ पर रहती है। तो मैं मानता हूँ हर किसी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होना ज़रूरी नहीं है। यू शुड नो पॉलिटिक्स, यू शुड नो योर पॉलिटिशियन। राजनीति में जो गिरावट मैं मानता हूँ आज आई है, जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि जब तक तो राजतंत्र था, यथा राजा तथा प्रजा, लोकतंत्र है तो यथा प्रजा तथा राजा, जैसे लोग होंगे वैसा राजा होगा, क्योंकि वही चुनते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट ब्लेमिंग ए पॉलिटिशियन, जिसको क्रिएट ही आपने किया। अब मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहते जिनकी होती है कि कई बार लॉन्चिंग हो गई लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि लोग नहीं जुड़े। तो लोग राजनेता को बनाते हैं जो वो बनता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी जब तक लोग नहीं समझेंगे, आज भी बहुत राजनीति की बातें प्रदेश में हो रही हैं कि यहाँ से पार्टी के लोग यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, हुज रिस्पॉन्सिबल? हमारे प्रदेश की राजनीति में वो था नहीं। अगर उसको बंद करना है तब भी लोग एक बार स्ट्रॉन्ग मैंडेट देंगे तो वो बंद होगा। अगर ये राजनीति इसी तरीके से चली रहेगी, जब तक लोग ये नहीं समझेंगे अगर कोई पैसा लेके या शराब लेके अपना वोट किसी को डाल देगा तो उसके उसी वोट की नीलामी में वो नेता जाके विधानसभा में करेगा। आप कह रहे हैं कि चूज योर लीडर वाइजली। बिल्कुल। इस बात को कितना क्रेडिट देते हैं? आज आप जिस स्थान पर बैठे हैं, आप IPL चेयरमैन हैं,
देखिए इससे इतनी बड़ी प्रीमियर लीग है जिसको पूरा विश्व देखता है, उसके चेयरमैन, उस पर सबकी नज़रें रहती हैं। आप आज बहुत बड़े अहदे पे हैं और उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि यू गिव दैट क्रेडिट टू धूमल साहब एंड अनुराग ठाकुर? अगर वो इसमें नहीं होते तो आप यहाँ पहुँच पाते? फ्रैंकली स्पीकिंग आई विल गिव दैट क्रेडिट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, अब आप पूछेंगे वो कैसे। अब देखिए एचपीसीए एसोसिएशन थी, बीसीसीआई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इन टर्म्स व्हेन वी टॉक ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, बीसीसीआई probably the only organization that you can be proud of, because in terms of our performance we are T20 number 1, ODI number 1, टेस्ट में number 1 टीम है, all because of hard work of all the people who led BCCI over the years. And of all the sports organizations, we thought that we need to reform BCCI, and then they decided on to our constitution. फिर BCCI में जितने भी लोग 9 साल लगा चुके थे वो इनएलिजिबल हो गए, वैसा ही स्टेट एसोसिएशन में हो गया। आपने मेरा नाम तो सुना नहीं होगा जब ये 2019 का चुनाव हुआ, तो उससे पहले, बिकॉज आई हैड नॉट टेकन एनी पोजीशन। मैं एचपीसीए का मेंबर था इतने सालों से। क्रिकेट खेलते थे आप? मैं क्रिकेट में देखिए, क्योंकि अनुराग जी प्रोफेशनल क्रिकेटर थे तो मैंने शुरू की थी, लेकिन धूमल जी ने कहा कि कोई पढ़ेगा भी, ये सब खेलते रहेंगे। आपने क्रिकेट नहीं खेला? मैं एनआईटी जलंधर उसकी टीम का कप्तान था। मैं क्रिकेट खेलता था। फिर मैं एमबीए मैंने एचपी यूनिवर्सिटी से की, वहाँ भी एवलेट टीम, हाँ, तो मैं वहाँ भी क्रिकेट खेलता था। हाँ, क्रिकेट का नाता था। हम टूर्नामेंट खेलने, लेकिन पिताजी चाहते थे कि दोनों ना खेलते। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी खेलने गए, फिर फिरोजपुर में कई टूर्नामेंट खेले। मैं आई वाज कैप्टन ऑफ माई टीम। तो क्रिकेट का मैं रेगुलर खेलता था, प्रोफेशनली मुझे इसलिए खेलने नहीं दिया गया, मौका नहीं दिया गया। तो जब मैं अनुराग जी प्रधान बने एचपीसीए के, मैं तब से जुड़ा हुआ था, लेकिन और लोग थे जो किसी के पास सेक्रेटरी पोजीशन थी, जॉइंट सेक्रेटरी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। आई हैड नॉट टेकन एनी पोजीशन बिकॉज सब लोग थे तो वो कर रहे थे अनुराग जी की टीम के सदस्य के रूप में। अब विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने 9 साल लगा दिए, दे बिकम इनएलिजिबल। तो मोस्ट ऑफ द गाइज हु हैड द एक्सपीरियंस, वो चाहे जॉइंट सेक्रेटरी रहे हों या कोई सेक्रेटरी रहे हों या किसी और पद पे रहे हों, उनको एक्सपीरियंस था कि कैसे वो चलाते थे अनुराग जी के सारे एसोसिएशन। जब सारे ही इनएलिजिबल हो गए, यू बिकेम एलिजिबल, तो मतलब जो नहीं, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं लिया था वो एलिजिबल हुए। दैट इज़ हाउ आई गॉट इन टू दिस थिंग। मैं प्रेसिडेंट बना एचपीसीए का, फिर कोई सेक्रेटरी बने, और उसके 10 दिन बाद बीसीसीआई का इलेक्शन आ गया। तो जब बीसीसीआई का इलेक्शन आया तो 2009 में मैं पहली बार बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग में गया था। तो देयर इज अ रूल के यू हैव टू बी पार्टिसिपेटिव ऑफ दैट, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर एनी कंटेस्ट। तो वहाँ पे जाके 5 ऑफिस बिल्डर और 2 गवर्निंग काउंसिल के मेंबर चुने जाने थे। अमंग्स द 30-35 मेंबर्स दैट वी हैड, केवल 3-4 लोग थे जिन्होंने कभी एजीएम अटेंड की थी। बाकी सब क्योंकि उसी से आए थे कि वहाँ के स्टेट एसोसिएशन में सब इनएलिजिबल हो गए, तो बाकी सब नए लोग आए थे। अच्छा। तो मैं था, सौरभ गांगुली जी थे, जय शाह जी थे और ब्रिजेश पटेल थे। ऐसे कुछ लोग थे जो थे एलिजिबल। तो मेरा चयन वहाँ पे बीसीसीआई ट्रेजरर के रूप में, वहाँ इलेक्शन हुआ ही नहीं क्योंकि कोई अपोजिशन थी नहीं और थे भी एलिजिबल बहुत कम लोग। तो आई टुक ओवर एज ट्रेजरर ऑफ बीसीसीआई और फिर मैंने यहाँ पे अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। हिमाचल क्रिकेट में जो वुमेन क्रिकेट है और मेन क्रिकेट है, इसके बारे में बस आपका क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो हमारे दर्शकों से आप साझा कर लें। देखिए, अनुराग जी ने हमें लक्ष्य दिया था 2-3 साल पहले कि प्रदेश के हर कोने में, जब आज़ादी के 70 वर्ष मनाए जा रहे थे, कि 70 क्रिकेट एकेडमीज आपको इस्टेब्लिश करनी है। यहाँ मैंने वही बताया, चैलेंज यही रहता है कि आपको कहीं किसी स्कूल से टाई अप करना पड़ेगा, कहीं अच्छी ग्राउंड हो जहाँ पर एकेडमी कर सकें। तो हमने लगभग 50 के करीब एकेडमी स्थापित कर दी हैं ऑल अक्रॉस द स्टेट। मैच प्रैक्टिस के लिए वी विल नीड गुड ग्राउंड्स, तो उसके लिए हमारा प्रयास है कि हर ज़िला में एक अच्छा ग्राउंड मिले। उसके लिए हमारी बातचीत से लिए कहीं जगह कोई पॉलीटेक्निक से, कहीं और जगह से। लेकिन फिर मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि जहाँ जहाँ पे आपके पास अबंडेंट लैंड है जिसको कोई और यूज़ में नहीं आ रहा है, इन केस यू कैन टेल योर डिप्टी कमिश्नर्स टू आइडेंटिफाई दोज लैंड जहाँ से कम्यूटिंग ईजी हो, ताकि बच्चे वहाँ आराम से पहुँच सकें। वहाँ हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अच्छे ग्राउंड्स, अच्छे स्टेडियम्स,
ताकि बच्चे आप वहाँ पर आके मैच प्रैक्टिस कर सकें। बहुत ज़्यादा आई थिंक फ्यूचर है इस गेम का हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए, और वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर हमारी 3-4 बच्चियाँ आज देश के लिए खेल सकती हैं, मैं मानता हूँ वैसा ही मौका हम बाकी युवाओं के लिए भी दे सकते हैं। आज पोजीशन ऐसी है कि कई बेस्ट प्लेयर हैं। अगर आप विकेट कीपर की बात करें तो आप हिंदुस्तान के पास 4 विकेट कीपर हैं, उनको पता नहीं चलता कि अब किसको खिलाएंगे, किसको मौका मिलेगा। कोई बहुत अच्छा प्लेयर हो, परफॉर्म कर रहा हो, उसकी इंजरी हो जाए, एक ऐसा सब्स्टिट्यूट आता है कि उसको फिर आपको निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव गेम है, लेकिन देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज। जिस तरीके की लीग शुरू हो रही हैं और जिस तरीके के टूर्नामेंट चल रहे हैं, और उसके लिए हम प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को निखारने का मौका मिले, इससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा निवेदन फिर से यही रहेगा कि अगर हमें ज़मीन उपलब्ध करवाई जाए तो वैसे ही शानदार ग्राउंड और अकेडमीज प्रदेश के हर कोने में स्थापित करना चाहेंगे। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.